स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों आज हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद पढ़ेंगे। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी तरु अब शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख जरते चंचल स्वर्णिम निर्जर, ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओजल, बृहद जिह्वा विश्लत कैंचुल सा लगता चितकबरा गंगाजल, धूप चाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित, नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जलद से बिंबित, सिकता सलिल समीर सदा से स्नेह पाश में बंधी स्वमुज्वल, अनिल पिघल कर सलिल सलिल जो गति द्रव खो बन गया लवों पर। बच्चों व्याख्या करने से पहले हम इसके शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है सांझ। सांझ का अर्थ है संध्या। तरुशिखा का अर्थ है वृक्ष की डालियां। ताम्रपर्ण तांबे के समान लाल रंग के पत्ते। शतमुख शतमुख का अर्थ होता है सैकड़ों। निर्जर निर्जर का अर्थ है झरने। स्वर्णिम निर्जर अर्थात स्वर्ण के समान झरने। ज्योति प्रकाश। सरिता नदी। जिह्व वक्र या टेढ़ा। अनिल हवा। उर्मिया लहरें। सर्पांकित सर्प से अंकित अर्थात सर्प के समान। लौड़ित मथित। रजत चांदी। जलद बादल। बिंबित बिंबित मतलब परछाई। सिकता सिकता का अर्थ होता है बालू या रेत। सलिल सलिल पानी। स्नेह पाश स्नेह पाश अर्थात प्रेम का बंधन। और लवोपल लवोपल का अर्थ होता है बर्फ के टुकड़े। सबसे पहले हम इसके प्रसंग को देखेंगे। इसका प्रसंग हम लिखेंगे कि संध्याकालीन ग्रामीण वातावरण की प्राकृतिक दृश्य का चित्रांकन किया गया है। सिमटा पंख सांझ की लाली जा बैठी अब तरु शिखरों पर, ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख जरते चंचल स्वर्णिम निर्जर। अर्थात कवि ने संध्या को एक पक्षी के रूप में चित्रित करते हुए कहा है कि ये संध्या रूपी जो पक्षी है, ये सांझ रूपी जो पक्षी है, अपने पंखों को सिमट कर, अपने पंखों को समेट कर अपनी लाली के साथ वृक्षों की ऊपर शिखरों पर जा बैठा है। अर्थात संध्या का समय हो गया है। संध्या की लाली अब पेड़ों की फुनगियों पर दिखाई दे रही है। ताम्रपर्ण पीपल से शतमुख जरते चंचल स्वर्णिम निर्जर, और तांबे के रंग के समान जो पीपल के पत्तों के समान संध्या की जो लालिमा है वो सैकड़ों मुख वाले झरने के सुनहरी धाराओं के समान बह रही है। अर्थात झरनों की जल पर भी लाल प्रकाश पड़ रहा है। ज्योति स्तंभ सा धस सरिता में सूर्य क्षितिज पर होता ओझल, और जब क्षितिज पर सूर्य अस्त हो रहा है तो उसकी जो प्रतिबिंब नदी पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि उस नदी में उसका एक ज्योति स्तंभ के समान उसका प्रतिबिंब नदी में धस रहा है या नदी में अंतर्ध्यान हो रहा है। इसी प्रकार सूर्य क्षितिज में ओझल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहद जिह्व विश्लित कैंचुल सा लगता चितकबरा गंगाजल, और कवि गंगा के जल को चितकबरा बताते हुए कहता है कि यह ऐसा लगता है मानो कोई बड़ा थका हुआ अजगर अपने चितकबरी कैंचुल को उतार कर वक्र गति के समान धीरे धीरे सरक रहा है। धूप छाह के रंग की रेती अनिल उर्मियों से सर्पांकित। कवि वर्णन करता है कि जो नदी के तट पर रेत होती है वो धूप, और उस रेत पर धूप और छाया का प्रकाश फैला हुआ है। वह रेती हवा के चलने से अनिल उर्मियों से अनिल अनिल हवा के चलने से, उसकी लहरों के चलने से वह रेती ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे उस पर बहुत सारे सर्प की आकृति अंकित हो गई है। नील लहरियों में लोड़ित पीला जल रजत जलद से बिंबित। अर्थात नदी के नीले जल पर सूर्य की जो प्रतिबिंब पड़कर उसे भी पीला बना रहा है, और तथा उस पर जो चांदी के समान सफेद जो बादलों की जो
प्रतिबिंब है, जो छाया दिखाई दे रही है वो चारों तरफ बिखरी हुई है और ऐसा लग रहा है मानो कि रेत, पानी, हवा सब आपस में एक स्नेह पाश में, एक प्रेम के बंधन में बंधे हुए हैं। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे अनिल पिघल कर सलील, अर्थात हवा जो है वो पिघल कर पानी बन रहा है और पानी अपनी गति खोकर, सलील अपनी गति खोकर द्रव बन रहा है, अर्थात बर्फ के कणों में परिवर्तित हो रहा है। इस तरह प्रकृति में तरह तरह की परिवर्तन हो रहे हैं। इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, संध्या को पक्षी के रूप में चित्रित किया गया है, अर्थात जड़ पदार्थ पर मानव सुलभ क्रियाकलापों का आरोप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। संध्याकालीन प्रकृति का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। ज्योति स्तंभ सा, विचलित केंचुल सा, इनमें उपमा अलंकार है और तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया गया है। शंख घटे बजते मंदिर, लहरों में होता लय कंपनी, दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता निरंजन, तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पांति आद्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित, स्वर्ण चूर्ण से उड़ती गौरज, किरणों की बादल सी जलकर, सनन तीर सा जाता नभ में ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। दीप शिखा, दीप शिखा का अर्थ होता है दीपक की लो। कलश, कलश जो मंदिर का जो शिखर पे जो गड़ा रखा जाता है उसे कलश कहा जाता है। नीराजन, नीराजन का अर्थ होता है आरती। वृद्धाएं, वृद्धाएं अर्थात जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके संदर्भ में इसका प्रयोग किया गया है। मंथर, मंथर मतलब धीमी धीमी। मंथर रोदन का अर्थ है आंतरिक वेदना के साथ रुदन करना। तमस का अर्थ होता है बच्चों अंधकार। खग पक्षी, नीरव शांत, मुखरित ध्वनि, गोरज धूल। इसका प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य में कवि ने संध्या के समय ग्रामीण परिवेश का, संध्या के समय गांव के मंदिर के दृश्य का वर्णन तथा संध्या की प्रभाव का चित्रण किया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। शंख घटे बजते मंदिर, लहरों में होता लय कंपन, अर्थात गंगा नदी के जो आसपास जो मंदिर है उन मंदिरों में जो शंख और घंटियां बजती हैं तो उनके जो कंपन से लहरों में, अर्थात पास जो नदी है उनकी लहरों में भी कंपन शुरू होने लगता है। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता निरंजन, और जो मंदिर का कलश है वह भी सूर्य की लालिमा के प्रभाव से दीपक की लो की भांति आकाश में ऊपर उठकर आरती करता हुआ सा प्रतीत होता है। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, और उस नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जो बूढ़ी विधवा स्त्रियां हैं वह इस प्रकार जाप में मग्न है कि वो सभी बुगुलों के समान प्रतीत हो रही है। वे जप तप में मग्न हैं, जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन, और उन सभी वृद्धाओं के, विधवा महिलाओं के जो हृदय में दुख है, वो उनके हृदय की जो आंतरिक वेदना है, उनकी जो हृदय की जो अंतर की पीड़ा है वह बाहर नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही है। उनके मन की पीड़ा या दुर्भाग्य नदी की धीमी धीमी धारा में घुलकर बहने लगता है। दूर तमस रेखाओं से उड़ती पंखों की गति सी चित्रित, सोन खगों की पाती। कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि दूर आकाश में पक्षियों की जो उड़ती हुई पंक्ति अंधकार की रेखाओं के जैसी लगती है। सोन खगों की पाती आद्र ध्वनि से नीरव नभ करती पंक्ति, पक्षियों की जो पंक्ति है अपनी मधुर चहचहाट से शांत आकाश में गुंजार करती चली जा रही है। स्वर्ण धूल सी उड़ती गौरज, और संध्या के समय जब गायें अपने घरों की ओर लौटती हैं तो उनके खुरों से
जो धूल उड़ती है वह सूर्य के अरुण प्रकाश से सुनहरी हो जाती है। किरणों की बादल सी जलकर सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योति पंखों कंठों का स्वर। अर्थात संध्या के समय ऐसा लगता है कि बादल की ये किरणें जल गई हैं। जब आकाश में पक्षियों का तेज स्वर और पंखों की फड़फड़ाहट की ध्वनि गूंजती है तो ऐसा लगता है कि कोई तीर आकाश में तेजी से सनसनाता हुआ निकल गया है। इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे। संध्याकालीन वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मंदिर का, नदी का, आकाश में उड़ते पक्षियों का सजीव अंकन हुआ है। अनुप्रास और उपमा अलंकार का सुंदर चित्रण किया गया है। दीप शिखा सा और बगुलों सी, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद्य देखते हैं हम। लोटी खग गाये घर लोटी, लोटी कृषक शांत श्लत डगधर, छिपे गृहों में माल म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लोट पेट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। जोड़ों जोड़ों की सुनी ध्वाभा में, झूल रही निशी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, खेत बाग गृह तरु तट लहरी। बिरहा गाते गाड़ी वाले, भूकर भूकर लड़ते कूकर, हुआ करते सियार, देते विषण निशी वेला को स्वर। इसके शब्दार्थ। खग पक्षी, कृषक किसान, श्लान थका हुआ, श्लन शिथिल, डग कदम, म्लान मलान का अर्थ होता मलिन फीका, अगोचर अदृश्य, पेट पेट का से अभिप्राय है गांव में जो साप्ताहिक बाजार लगता उससे अभिप्राय है। द्वाभा द्वाभा का अर्थ होता है दोहरी चमक अर्थात संध्या का प्रकाश। निशी रात्रि, निष्प्रभ निष्प्रभ का अर्थ होता है बिना चमक के। विषाद विषाद का अर्थ है दुख और निराशा। बिरहा विरहा का अर्थ है विरह का गीत। और कुकर कुकर का अर्थ है कुत्ते। विषण विषण का अर्थ है दुखी। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य में गांव के परिवेश पर संध्या के बाद का प्राकृतिक प्रभाव चित्रित किया गया है। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं बच्चों। लोटे खग गाये घर लोटी, लोटे कृषक श्रांत श्लंथ डगधर। कवि बता रहा है कि संध्या के समय पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए हैं, गायें भी अपने घर लौट आई हैं, और जो किसान थे वो परिश्रम करके थक कर शिथिल कदमों से अपने घर की तरफ लौट आए हैं। छिपे गृहों में म्लान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। वे सभी व्यक्ति चर अचर सभी अपने अपने घरों में घुसकर छिप गए हैं और अंधकार के कारण अब उनकी छाया भी दिखाई नहीं दे रही है। लोट पेट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर। अब और गांव के बाजार से व्यापारी लोग भर भी नाव पर बैठकर अपने घर जा रहे हैं। ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। ऊंट और घोड़ों के साथ जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जो उनके स्वामी बैठे हुए हैं, उनके खाली बोरों पर बैठकर वो हुक्का पी रहे हैं। जाड़ों की सुनी ध्वाबा में झूल रही निशी छाया गहरी। कवि पंत वर्णन करते हैं कि सर्दियों में संध्या का प्रकाश जो होता है वह मंद हो जाता है, अर्थात हल्का हल्का फैला हुआ है और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। संध्या के इस धीमे प्रकाश में रात की छाया गहरी होती जा रही है। इस अंधकार में सभी कुछ डूबता जा रहा है। निष्प्रभ विषाद में इस सारे अंधकार में सभी कुछ डूब रहा है, जिसमें खेत बाग घर वृक्ष तट लहरें सभी कुछ सभी कुछ अंधकार में डूबते जा रहे हैं। बिरहा गाते गाड़ी वाले, और जो कवि कहता है कि रात आरंभ होने में जो गाड़ी वान होते हैं वो विरह का गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। भूख भूख कर लड़ते कुकर, और रास्ते में कुत्ते भौंक भौंक कर लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुआ करते सियार, और सियार भी हुआ करके आवाज निकाल रहे हैं। देते विषण निशी वेला को स्वर, और इनके स्वरों से ही दुखी रात को भी मानो सहानुभूति पूर्वक आवाज मिल रही है। विशेष भाषा सहज सरल भाव के अनुकूल,
मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रदान खड़ी बोली, भूख भूख में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और सर्दी की रात्रि की नीरवता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभसी धुमाली, मंद पवन में तिरती, नीली रेशम की सी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में, हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, धुआं अधिक देती है टिन की डबरी, कम करती उजियाली, मन से कड़ अवसाद शांति, आंखों के आगे बुनती जाला, छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोते सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने, कंप कंप उठते लोके संग, कातर उर क्रंदन मुक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गए क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन, सकुची सी परचुन किराने की ढेरी, लग रही तुझ तर, इस नीरव प्रदोष में आकुल, उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। इसका प्रसंग हम लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य में गांव में व्याप्त गरीबी का संवेदनात्मक चित्रण और संध्या के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में गांव के वातावरण का जो सजीव चित्रण है वह किया गया है। अब हम इसकी शब्दार्थ देखते हैं। मड़ई, मड़ई का अर्थ होता है झोपड़ी। धुमाली, धुमाली मतलब धुएं की लकीरें। आभा, आभा का अर्थ है चमक। हिम, हिम का अर्थ है बर्फ। अवसाद, दुख, शांति, थकान। मंडल, घेरा। कातर, दुखी। उर, हृदय, क्रंदन, रोना या रुदन। मुक, मुक का अर्थ होता है चुप। क्षीण, कमजोर। गोपन, गोपन का अर्थ है छिपी हुई। लीन, लीन का अर्थ है मिल जाना या डूब जाना। सुधी, सुधी का अर्थ है होश। तुच्छतर, तुच्छतर का अर्थ है छोटी से छोटी। नीरव, शांत। प्रदोष का अर्थ है संध्या और रात्रि के मिलन का समय। आकुल, आकुल का अर्थ है बेचैन। अंतर, अंतर हृदय। उत्पीड़न, उत्पीड़न का अर्थ है दुख। इसकी व्याख्या हम करते हैं। माली की मड़ई से उठ, नभ के नीचे नभ सी धुमाली। कवि कहता है कि शाम होते ही गांव के माली की झोपड़ी से आकाश के नीचे एक धुएं की रेखाएं उठने लगती हैं। मंद पवन में तिरती नीली रेशम की हल्की सी जाली, और शायद घर में खाना पकाने से आग जलाई होगी और ये जो धुएं की लकीर है वो हवा में तैरते हुए ऐसे जान पड़ती है जैसे नीले रेशम की हल्की सी कोई जाली हो। बत्ती जला दुकानों में, बैठे सब कस्बे के व्यापारी, और सभी जो कस्बे के व्यापारी थे वह शाम को रात्रि के समय अपने अपने दुकानों में बत्तियां जलाकर बैठे हुए थे। मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी, धुआं अधिक देती है टिन की डबरी, कम करती उजियाली। दुकानदारों ने रोशनी के लिए जो डिबरी की बत्ती जलाकर बैठे हैं, यह बत्ती रोशनी कम देती है। इसकी जो आभा है वो मंद है, धीमी है। रात के अंधेरों में मानो हिम के प्रसार के आलस्य में ऊँग रहा हो, अर्थात सर्दी के प्रभाव से जाड़े की अंधेरी रात लंबी मालूम हो रही है। मन से कड़ अवसाद शांति, आंखों के आगे बुनती जाला। वर्णन करते हैं कि गांव में गरीब लोग जब टीन की डिबरी को जलाते हैं तो ये रोशनी कम देती है, लेकिन ये काफी सारा धुआं निकालती है। इस रोशनी में, इस मंद रोशनी में जो उनके मन की जो वेदना है, उनके मन का जो दुख है, वो आंखों के सामने एक जाला बुनता हुआ सा प्रतीत होता है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन की थोथे सपने, और इस छोटी सी बस्ती के अंदर जो दुकानदार है वो लेन देन की बातें करना उन सभी के लिए व्यर्थ है। यह ग्राहक भी नहीं के बराबर है और दीपक
के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। और इस दीपक के मंद प्रकाश के घेरे में उनके सुख और दुख उभर कर मंडराते हैं। कंप कंप उठते लोके संग कातर उर क्रंदन मुख निराशा। और उनकी संध्या के समय जो उनके मन की जो निराशा की जो भावना व्याप्त है वो इसे प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्षीण ज्योति से चुपके जो गोपन मन को हो दे दी हो भाषा। अर्थात उनके जो मन की जो निराशा है, ये विवशता की जो भावना है, वह हल्का जो प्रकाश है, वो क्षीण ज्योति है, वह उनकी निराशा को, उनको दुख को, उनके हृदय की पीड़ा को वह भाषा देती हुई उनकी गोपनीय मन की बातों को वह जो क्षीण ज्योति है वो भाषा देती हुई सी प्रतीत हो रही है। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। मिट्टी और खपरेल से बने हुए कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। इस निराशा भरे वातावरण में वह छोटा सा जो दुकानदार है वह अपनी सुध भूल जाता है और वह मूलधन व ब्याज का हिसाब लगाना ही भूल जाता है। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, और उसकी जो छोटी सी परचून की जो ढेरी है वो छोटी से छोटी होती चली जा रही है, उसको बहुत ही तुच्छ तर लग रही है। इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर, और इस शांत वातावरण में दुकान का जो हृदय है वह बेचैन हो रहा है और अंदर का जो दुख है वह बाहर उमड़ कर बाहर निकल रहा है। अन्य सभी लोग भी दुखी और परेशान है। अनुभव करता लाला का मन, और गांव का जो दुकानदार है वह मन ही मन अपने मन में ये सब भावनाएं महसूस कर रहा था। छोटी हस्ती का सस्तापन, साथ ही वह अपने आप के मन में हीन भावना उसके मन में पैदा हो रही थी। जाग उठा उसमें मानव, और उसमें मानवीय संवेदना है। वो अपनी छोटी हैसियत का विचार करके वह निराश सा हो जाता है, लेकिन उसमें मानवीय संवेदना है तथा उसे अपना जीवन असफल सा प्रतीत हो रहा है। उसका जीवन दुख की कहानी बनकर रह गया है। विशेष हम लिखेंगे, भाषा सहज सरल और भाव के अनुकूल है। तत्सम प्रदान खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। संध्याकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है और कंप कंप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम इसके आगे की कविता पे चर्चा करेंगे। तब तक आप इस कविता को अच्छे से पढ़ें, इसका दोहरान करें